In the previous section, we studied elevation of boiling point. Elevation of boiling point का मतलब क्या था? जैसे एक कंटेनर में अगर हमारे पास प्योर वाटर है, सपोज वी हैव प्योर वाटर, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर मैं इसमें नमक डाल दूं, सपोज आई पुट सम सॉल्ट इन दिस वाटर एंड देन इफ आई अगेन चेक द बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्ट वाटर सोल्यूशन जो है, सॉल्ट वाटर सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकाले, तो वी सी दैट द बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट 100 डिग्री सेल्सियस, वो 101 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, 102 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। द बॉइलिंग पॉइंट विल बी इंक्रीज्ड। पहले प्योर वाटर के लिए 100 डिग्री सेल्सियस, अब सॉल्ट वाटर के लिए 102 डिग्री सेल्सियस, 102 डिग्री सेल्सियस। तो व्हाट इज द इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट? 102 minus 100, which is 2 degree Celsius. So the elevation in boiling point is 2 degree Celsius if we add a non-volatile solute. Non-volatile मतलब जो सोल्यूट का वेपर न बने, जैसे सॉल्ट है उसका वेपर नहीं बन रहा है, तो वी सॉ कि बॉइलिंग पॉइंट इंस्टेड ऑफ बीइंग 100 डिग्री सेल्सियस फॉर प्योर वाटर इंक्रीजेस टू 102 डिग्री सेल्सियस फॉर सॉल्ट वाटर। तो ये था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड इट वाज अ colligative property. The third colligative property which we will study now is depression in freezing point. Depression मतलब डिक्रीज होना, freezing point कम होना, elevation मतलब बढ़ना। In elevation of boiling point 100 से बढ़ गया था, 102 इंक्रीज हो गया था, एलिवेशन हो गया था। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होगा? जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट का टेम्परेचर है उससे फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। डिप्रेशन मतलब डिक्रीज, तो द फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर विल डिक्रीज ड्यू टू एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। अब ये समझने के लिए हम लोग फिर से यही एग्जांपल लेते हैं। जैसे इस कंटेनर में हमारे पास पानी है, अगर इस पानी को मैं फ्रिज में रख दूं, रेफ्रिजरेटर में रखूं, फ्रीजर में रखूं, तो विल इट बिकम आइस आफ्टर सम टाइम? यस। पानी को अगर एक कंटेनर में स्टोर करके हम लोग रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, फ्रीजर में रखते हैं, तो थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि पानी का बन जाएगा आइस, बर्फ बन जाएगा। तो दिस इज द फेनोमेना। अब जिस टेम्परेचर पे पानी का बर्फ बनना शुरू होगा, दैट इज कॉल्ड एज फ्रीजिंग पॉइंट। ये तो सबको स्कूल से पता ही है। फ्रीजिंग पॉइंट मतलब क्या? जिस टेम्परेचर पे पानी से बर्फ बनना शुरू हो। एंड यू नो फ्रॉम अवर प्रैक्टिकल जो हम लोग ने पढ़ा है अब तक एग्जांपल्स, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री सेल्सियस। अगर इस कंटेनर में जिसमें पानी है फिलहाल रूम टेम्परेचर पे, लेट अस से 35 डिग्री सेल्सियस पे फिलहाल पानी है, अगर मैं रेफ्रिजरेटर में रखूंगा तो टेम्परेचर कम होते जाएगा, 35 का 30, 30 का 20, 20 का 10, 10 का 0। तो जब 0 डिग्री सेल्सियस होगा उस टाइम पे पानी थोड़ा थोड़ा करके बर्फ बनना शुरू होगा। तो वाटर विल स्टार्ट बिकमिंग आइस from 0 degree Celsius temperature onwards. Okay, तो freezing point of water is 0 degree Celsius. अब ये हम लोग ने प्योर वाटर का बात किया। अगर प्योर वाटर है तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन हम लोग ने मान लो इस कंटेनर के पानी में फिर से थोड़ा नमक डाल दिया, तो इफ यू पुट सम सॉल्ट इन इट, तो क्या होगा? अब सॉल्ट बनने के बाद पहले हम लोग इसको डिसॉल्व करवा देंगे, सॉल्ट विल डिसॉल्व। सॉल्ट डिसॉल्व होने के बाद अब जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा दैट इज सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन है दैट इज सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन। तो अब इसका फ्रीजिंग पॉइंट रेफ्रिजरेटर में रखेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज नहीं होगा। दिस विल नाउ फ्रीज एज एट सम टेम्परेचर लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस, -1 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस, -20 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है।
तो जो पानी पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो रहा था, जिसमें आइस फॉर्मेशन चालू हो रहा था, अब 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी ही रहेगा, -1 डिग्री सेल्सियस पे भी पानी ही रहेगा, -2 डिग्री सेल्सियस पे भी पानी ही रहेगा, कोई आइस नहीं आएगा, -5 डिग्री सेल्सियस पे भी पानी ही रहेगा। हम लोग ने जो एग्जाम्पल लिया इसमें इतना नमक डाला है कि -10 फ्रीजिंग पॉइंट है। द फ्रीजिंग पॉइंट इज -10 डिग्री सेल्सियस। तो -5, -6, -7 डिग्री सेल्सियस पे भी ये पूरा पानी ही होगा, कोई बर्फ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही -10 डिग्री सेल्सियस होगा तो एट दैट टाइम वी विल सी द फॉर्मेशन ऑफ आइस स्लोली टेकिंग प्लेस। धीरे धीरे आइस बनना शुरू होगा। सो वी कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस दैट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ salt water solution is decreased. Now it is -10 degree Celsius instead of 0 degree Celsius. जितना नमक डालेंगे उतना फ्रीजिंग पॉइंट कम होते जाएगा। थोड़ा नमक डाला -1 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट, थोड़ा और डाला -2 डिग्री सेल्सियस, और ज्यादा डाल दिया -5 डिग्री सेल्सियस, काफी ज्यादा डाला -10 भी हो सकता है। तो हम लोग के एग्जाम्पल में हम लोग ने फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन का -10 डिग्री सेल्सियस लिया। प्योर वाटर ये तो कांस्टेंट है, प्योर वाटर का हमेशा ही फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ये तो हमने स्कूल से पढ़ा है। लेकिन नमक वाले पानी के सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है, लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस। दैट इज व्हाट वी कैन से। तो -10 डिग्री सेल्सियस हम लोग ने एग्जांपल में लिया। तो व्हाट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, व्हाट इज द डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट? द डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट is given by this delta TF is equal to TF naught minus TF. TF naught मतलब 0, TF मतलब -10, तो minus of -10 becomes 10. तो the freezing point of salt water solution has been depressed by 10 degree Celsius. 10 डिग्री कम हो गया फ्रीजिंग पॉइंट। 0 पे होना चाहिए था फ्रीज, उसके बदले अब -10 पे फ्रीजिंग शुरू हो रहा है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस टॉपिक, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब जितना हम लोग नमक के पार्टिकल्स डालते जाएंगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल्स डालते जाएंगे, उसके हिसाब से फ्रीजिंग पॉइंट कम होते जाएगा। इधर क्वांटिटी का मतलब है, कौन सा नमक यूज कर रहे हो, कौन सा सोल्यूट यूज कर रहे हो, उसका मतलब नहीं है। एज लॉन्ग एज द सोल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, if we have a non-volatile solute, then we will see the same effect, which is depression in freezing point. तो ये इसीलिए depression in freezing point is a colligative property. It depends on the number of particles and not on the nature of particles. कौन सा नमक है, कौन सा solute है, उससे ज्यादा डिपेंड करेगा ये quantity पे, how many solute particles. Hence, depression in freezing point is a colligative property. Now let us see the definition of freezing point. Freezing point is defined as the temperature at which solid and liquid phases exist together and they have same vapor pressure. Freezing point is defined as the temperature at which liquid and solid are in equilibrium and the two phases have same vapor pressure. दोनों का vapor pressure same होगा. Okay, so this is the definition of freezing point, and the depression in freezing point is due to addition of a non-volatile solute. The freezing point is decreased. अब हम लोग यहाँ पे डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट क्यों होता है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो क्यों होगा ऐसे? फ्रीजिंग वो फेनोमेना है जैसे जब लिक्विड से सॉलिड बनता है, लिक्विड से सॉलिड बनता है तो वी कॉल इट फ्रीजिंग। देखो लिक्विड से सॉलिड बनता है मतलब क्या? जैसे ये पानी है, पानी से जस्ट सॉलिड बनना शुरू हुआ, जस्ट आइस बनना शुरू हुआ, तो इस टाइम पे लिक्विड फेज भी है, सॉलिड फेज भी है। लिक्विड फेज इज वाटर एंड सॉलिड फेज इज आइस। जैसे ही जिस टेम्परेचर पे लिक्विड एंड सॉलिड दोनों फॉर्मेशन चालू हो जाए, जस्ट चालू होगा, दैट इज कॉल्ड एज फ्रीजिंग पॉइंट। तो व्हाट इज द डिफरेंस इन arrangement of atoms or molecules between water which is in liquid form and ice which is in solid form?
तो वाटर जो लिक्विड फॉर्म है उसमें मॉलिक्यूल्स रैंडमली अरेंज्ड है, इसीलिए कोई भी शेप ले लेता है। जिस कंटेनर में डालो वैसा शेप लगेगा। यहां हम लोग ने डाल दिया पानी तो ऐसा शेप ले लिया, यहां हम लोग ने पानी ले लिया तो ऐसा शेप ले लिया। तो पानी का शेप वेरी होता है बिकॉज द मॉलिक्यूल्स आर नॉट अरेंज्ड इन अ रेगुलर अरेंजमेंट। रेगुलर अरेंजमेंट में मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट नहीं होगा। लेकिन एक बार ये पानी फ्रीज कर गया, बर्फ बन गया, फिर उसके बाद हम ऐसा करेंगे तो नीचे बर्फ नहीं आएगा इस शेप में एग्जैक्ट, बिकॉज द मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन अ ऑर्डर्ड मैनर। एक पर्टिकुलर ऑर्डर है वहां पे। तो फ्रीजिंग वो है जब उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में या उस कंपाउंड में हम लोग को ऑर्डर्ड अरेंजमेंट मिले, रेगुलर अरेंजमेंट मिले। तो फ्रीजिंग के लिए हमें रेगुलर अरेंजमेंट चाहिए। अब ये रेगुलर अरेंजमेंट प्योर वाटर के लिए कितने डिग्री सेल्सियस पे आता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे। प्योर वाटर के लिए ये रेगुलर अरेंजमेंट आना शुरू हो जाता है एट 0 डिग्री सेल्सियस, इसीलिए हमारा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जैसे ही हम लोग ने इसमें नमक डाला, जैसे ही हम लोग ने सोल्यूट पार्टिकल्स डाला, नमक डालना चालू किया, सोल्यूट पार्टिकल्स डालना चालू किया जो कि नॉन वोलेटाइल है, और फिर इस सॉल्यूशन को हम लोग ने डिसॉल्व किया, तो उस केस में व्हाट वी हैव इज NaCl मॉलिक्यूल्स भी रहेंगे। पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ NaCl मॉलिक्यूल्स का भी इंटरेक्शन होगा। तो पानी और NaCl के मॉलिक्यूल्स दोनों जब रहेंगे तो उस केस में ऑर्डर्ड अरेंजमेंट लाना मुश्किल है। अब दो मॉलिक्यूल्स है, पानी के मॉलिक्यूल्स भी है, सोडियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स भी हैं, तो दोनों को ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में लाना एंड फॉर्मिंग आइस विल बी अ डिफिकल्ट थिंग एंड वी विल नीड फर्दर लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को और भी कम करना पड़ेगा। 0 डिग्री सेल्सियस के बजाय अब -1 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस, जितना सॉल्ट डाला है उसके हिसाब से हमारा टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट का कम हो जाएगा। We will reach a even lower temperature. We will need a even lower temperature to start freezing now when we have solute and solvent particles mixed together. So that is the reason why we have depression in freezing point. इसी चीज को समझने का हम लोग दूसरा तरीका देख रहे हैं, ग्राफिकली देख रहे हैं हम लोग। मैथमेटिकली देखो, ग्राफिकली देखो। तो व्हाट डू वी सी इन दिस ग्राफ? हम लोग ने ग्राफ प्लॉट किया है वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का हमने ग्राफ प्लॉट किया। अब पहले पानी इज इन प्योर फॉर्म, वाटर इज इन प्योर फॉर्म, प्योर वाटर लिया हम लोग ने, और उसका वेपर्स का जो प्रेशर है, पानी के ऊपर वेपर्स रहेंगे, उसके वेपर का जो प्रेशर है अलग अलग टेम्परेचर पे हम लोग ने प्लॉट किया। ओके, तो वी सी दिस काइंड ऑफ ग्राफ। ये लिक्विड वाटर है, लिक्विड है मतलब पानी अभी 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है। ओके, अब मैंने टेम्परेचर को 0 से भी कम करना शुरू किया, तो 0 से कम करेंगे तो वी विल फॉर्म आइस। अब हमारा आइस बन जाएगा। तो इसीलिए ये हमारा लिक्विड सॉल्वेंट यहां तक, ये 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस के बाद वी हैव सॉलिड सॉल्वेंट मतलब आइस फॉर्म में है। फिर उसके बाद अगला ग्राफ हम लोग प्लॉट करेंगे फॉर सॉल्यूशन। ये खोल के हम लोग ने नमक डाला, और नमक डालने के बाद सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन बन गया। अब सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन क्या भी कुछ ना कुछ वेपर्स होगा, उसका वेपर प्रेशर कम होगा। क्यों वेपर प्रेशर कम होगा? बिकॉज सॉल्ट मॉलिक्यूल सरफेस पे भी है, थ्रू आउट द वॉल्यूम भी है, तो वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को वेपराइज होने नहीं देंगे। सॉल्ट मॉलिक्यूल्स जो सरफेस पे हैं और अंदर के वॉल्यूम में है, वो इजीली वेपराइज होने नहीं देंगे। तो वेपराइज होने नहीं देंगे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स को, तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। इसीलिए सॉल्वेंट मतलब प्योर वाटर, उसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, और सॉल्यूशन सॉल्ट वाटर, उसका वेपर प्रेशर कम है। तो ऐसे हम लोग ग्राफ बनाएंगे, और सॉल्यूशन भी कोई तो एक टेम्परेचर रहेगा, उस पे वो क्या बनना शुरू हो जाएगा, इट विल बिकम सॉलिड स्टेट एंड इट विल फॉर्म आइस एज वेल। तो देखो अभी हम लोग ने सॉलिड और लिक्विड दोनों साथ साथ रहे, उसको फ्रीजिंग पॉइंट बोला है। फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड फेजेस आर इन इक्विलिब्रियम। तो देखो सॉलिड और लिक्विड जब साथ साथ है, एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, 2 पॉइंट्स है हमारे पास। ओके, तो इस पॉइंट पे पहले ध्यान दो, इस पॉइंट पे
वी हैव सॉलिड सॉल्वेंट एंड लिक्विड सॉल्वेंट, मतलब आइस एंड वाटर टुगेदर। तो ये टेम्परेचर कौन सा है? TF नॉट। हमारे एग्जांपल में दिस इज 0 डिग्री सेल्सियस। आइस और प्योर वाटर दोनों साथ साथ किस टेम्परेचर पे होते हैं? 0 डिग्री सेल्सियस। अब दूसरा मैंने लिया ये पॉइंट पे भी सॉलिड और लिक्विड साथ साथ है, क्योंकि ये जो है हमारा सोल्यूशन वो लिक्विड फॉर्म में है। यहाँ पे रेड ग्राफ डिनोट्स लिक्विड फॉर्म एंड दिस ब्लैक ग्राफ डिनोट्स सॉलिड फॉर्म। ओके, तो यहाँ पे हमारा सॉलिड सॉल्वेंट, तो ये हमारा आइस बन जाएगा। यहाँ पे भी हैव आइस एंड यहाँ पे भी हैव सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन इन लिक्विड फॉर्म। तो ये जो टेम्परेचर है यहाँ पे, रेड कलर का ग्राफ और ब्लैक कलर का ग्राफ जहां पे मीट हो रहा है, दिस टेम्परेचर इज द डिक्रीज्ड फ्रीजिंग पॉइंट। इसको हम लोग ने TF नाम दे दिया, जो कि हमारे एग्जांपल में हम लोग ने देखा था -10 डिग्री सेल्सियस। तो व्हाट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट? 0 एंड -10, तो 10 डिग्रीज का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमारे एग्जांपल में है। हमने एग्जांपल लिया सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन का, इसके बदले तुम कोई भी लिक्विड लो और कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लो, तो भी ये पूरा हमारा जो एनालिसिस है वो वैलिड होगा। ओके, देन कमिंग टू दिस इक्वेशन ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मोर द सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन, मोर द सॉल्ट आई ऐड, इसमें जितना सॉल्ट ज्यादा डालेगा मैं, उतना हम लोग का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन बढ़ेगा। If I add more salt into the solution, more concentrated will be the salt water solution, and the concentration unit which is independent of temperature is molality. Molality वो unit है concentration of solution का जो independent of temperature है। तो what we can say, more concentrated the solution, more will be the depression in freezing point। थोड़ा नमक डाला है, 0 डिग्री सेल्सियस के बदले -1 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट बन गया। बहुत नमक डाल दिया, 0 डिग्री सेल्सियस के बदले -10 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट आ गया। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है, फर्स्ट केस में थोड़े नमक वाले केस में 1 डिग्री सेल्सियस है, ज्यादा नमक वाले केस में 10 डिग्री सेल्सियस है। तो मोर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन, मोर विल बी द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डेल्टा TF इज प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी of the solution, and hence if I remove this proportionality sign and I introduce a equality sign, then I will have to add a constant here. This constant is denoted by symbol KF and it is called as cryoscopic constant. इसका नाम है, याद रखो, cryoscopic constant। KF cryoscopic constant है। इसका यूनिट किसी ने पूछ लिया तो इट इज वेरी वेरी इजी। देखो यूनिट तो ऐसे ही निकल जाता है, ये इक्वेशन दिख रहा है, इस इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं KF इज इक्वल टू डेल्टा TF अपॉन मोलैलिटी। ओके, तो KF का यूनिट क्या आएगा? डेल्टा TF मतलब टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस में ले सकते हो, केल्विन में भी ले सकते हो। मोलैलिटी का यूनिट क्या होता है? मोलल यूनिट। तो क्या आएगा? डिग्री सेल्सियस पर मोलल, ऐसा यूनिट हो सकता है। मोलैलिटी को भी तुम एक्सप्रेस कर सकते हो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो नंबर ऑफ मोल्स मतलब मोल अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो नीचे पर केजी। तो हमारा टेम्परेचर क्या हो जाएगा? डिग्री सेल्सियस और केजी डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, तो केजी डिग्री सेल्सियस पर मोल, ऐसा भी हो सकता है, केजी डिग्री सेल्सियस per mole. This can also be the unit of cryoscopic constant and similar can be the unit of ebullioscopic constant जो पिछले सेक्शन में हमने पढ़ा। तो यूनिट ऐसे निकाल लेंगे। यूनिट इज वेरी वेरी इजी, इट इज इजी टू, once you know the formulas you can always get the units, ऐसा यूनिट। ओके, फिर उसके बाद अभी मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो N2 अपॉन W1, 2 हम लोग ने किसके लिए यूज किया था? सोल्यूट के लिए। 1 हम लोग ने किसके लिए यूज किया है? सॉल्वेंट के लिए। लास्ट सेक्शन में भी हमने यही किया था, इफ यू रिमेंबर, उसके लास्ट सेक्शन में भी यही किया था। 2 इज फॉर सोल्यूट, 1 इज फॉर सॉल्वेंट। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स को मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट मतलब W2, मॉलिक्यूलर वेट मतलब M2। नंबर ऑफ मोल्स इज वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। Number of moles of solute is weight of solute upon molecular weight of solute। फिर उसके बाद हम लोग ये 1000 यहां पे कैसे आ गया? अगर मान लो
ये जो हम लोग का डिनोमिनेटर है, वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में रहना चाहिए कि नहीं? इफ यू रिमेंबर दिस W1 वेट ऑफ सॉल्वेंट शुड बी इन केजी। अगर वो ग्राम्स में दिया है, वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर ग्राम्स में दिया है, नॉर्मली एग्जाम में ग्राम्स में दिया होगा, तो ग्राम को हम लोग को केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे? 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके। 10⁻³ हम लोग यहाँ पे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में 10⁻3 हो जाएगा, मतलब 1000 हो जाएगा। तो यही मैंने लास्ट सेक्शन में भी कहा था, अगर हम लोग वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम्स में दिया है तो वी विल मल्टीप्लाई इनटू 10⁻³ द डिनोमिनेटर and in numerator it will be multiplying by 10⁻³ which is 1000। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा TF is 1000 KF W2 upon W1 M2 where W is weight, M capital M is molecular weight and 1 symbol denotes solvent, 2 symbol denotes solute। अब इसमें हम लोग को जो वेट्स है वो ग्राम्स में दिया रहना चाहिए। ऑल द वेट्स वी शुड बी गिवन इन ग्राम, ओके, तो ये फॉर्मूला वैलिड होगा। और अगर केजी में लिया है, हम लोग ने सॉल्वेंट का वेट केजी में लिया है, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। केजी में दिया है तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो दैट इज हाउ वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आफ्टर दिस वी हैव वन मोर colligative property which is osmotic pressure, which we will see in our next section।